तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए एकदम बेहतरीन वीडियो और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको हम इस मॉडल पेपर को समझाएंगे। देखिए इस मॉडल पेपर में क्या दिया गया है, 2025 का आपका मॉडल पेपर है, ध्यान दीजिएगा। और सभी लोग इस वीडियो पर अगर नए हैं ना, आप नए जुड़ जाएंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। बस जितनी देर मैं आपको बताऊं उतनी देर आप बस रुक जाएंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा समझ में नहीं आएगा। 347 FK की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये मॉडल पेपर है और रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर है। जिन भी साथियों का रसायन विज्ञान का पेपर है ना, इस पेपर को ज़रूर देख कर जाइएगा। और मैं बता दूं कि ये महाभारत बैच में इसकी PDF आपको मिलेगी और कहीं नहीं मिलने वाली है इसकी PDF। और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर और लेटेस्ट चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग जुड़े रहेंगे अच्छी तरीके से यहाँ पर, ठीक है। इसमें समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा और पूर्णांक आपका कितने का नंबर होगा, 70 नंबर का पूर्णांक होगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट में आपको दिया क्या गया है, ध्यान दीजिएगा। तो सभी लोग अच्छी तरीके से जुड़ जाएंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से जुड़ेंगे और आप सभी लोग बस यहाँ पर जुड़ेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। निर्देश की बात कर लेते हैं। निर्देश में देखिए आपको क्या दे रखा है, सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है। ये चीज तो कंपलसरी है, आपके लिए करना ही करना है। और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक आपके उसके समक्ष दिए गए, यहाँ पर आपको दिया गया है। और गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद आपको देना है और प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर भी आपको लिखना है। और जहां आवश्यक हो वहां रासायनिक समीकरण भी आपको देना है। इस प्रश्न में प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन कौन सा हो जाएगा। सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जो आपका जलीय विलयन हो जाएगा वो हो जाएगा 0.01 मोल Na2SO4। ऐसा क्यों है, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वथनांक उन्नयन जो होता है, अगर क्वथनांक उन्नयन की बात करें, क्वथनांक मतलब होता है ताप, ताप में वृद्धि क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन को दर्शाती है, ठीक है। अगर देखा जाए क्वथनांक उन्नयन एक कोलेगेटिव गुण है, जिसका अर्थ है कि यह एक यहाँ विलयन में कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। जब किसी विलायक में विलेय घोला जाता है तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है, ठीक है। अब दिए गए विकल्पों में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज, यूरिया, ये दोनों आणवीय यौगिक हैं, आणवीय यौगिक हैं। और जब वे पानी में घुलते हैं तो वे केवल एक ही प्रकार के कण बनाते हैं, कौन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा KNO3 और Na2SO4 की बात करेंगे। ये दोनों आयनिक यौगिक हैं, जब ये पानी में घुलते हैं तो वे कई आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। आयनिक यौगिक आणविक यौगिकों की तुलना में अधिक कण प्रदान करते हैं, इसलिए आयनिक यौगिकों के विलयन का क्वथनांक आणविक यौगिकों के विलयन की तुलना में अधिक होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, KNO3 और Na2SO4 की तुलना करते हैं तो KNO3 यह पानी में घुलकर एक पोटेशियम आयन K+ और एक नाइट्रेट आयन NO3- देता है, ठीक है। आगे चलेंगे, Na2SO4 यहाँ पानी में घुलकर 2 सोडियम आयन यानी कि 2Na+ और एक सल्फेट आयन SO4 2- देता है, ठीक। Na2SO4 अधिक कण प्रदान करता है, इसलिए Na2SO4 का विलयन KNO3 के विलयन की तुलना में अधिक क्वथनांक प्रदर्शित करेगा। ये आपका हो जाएगा सही उत्तर, आपका 0.01 मोल Na2SO4 आपका हो जाएगा। तो ये आप कर दीजिएगा। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है, तो किसी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वह प्रकृति की धातु की प्रकृति एवं उसके आयनों पर निर्भर करता है। धातु की प्रकृति एवं उसके आयनों पर ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोड विभव किसी इलेक्ट्रोड और उसके विलयन में मौजूद आयनों के बीच होने वाले, मतलब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड और विलयन में मौजूद आयनों के बीच होने वाले ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की प्रवृत्ति का माप होता है। क्या होता है, अभिक्रिया क्या होती है, प्रवृत्ति की माप होती है। यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें शामिल है कौन से कारक, ध्यान दीजिएगा, धातु की प्रकृति। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कम समय में आपको अधिक से अधिक कंटेंट देने का प्रयास करते हैं ताकि आपका समय लॉस ना हो और आप एकदम अच्छी तरीके से सभी चीज़ों से प्रिपेयर भी हो जाएं और तैयार भी हो जाएं। तो यार अब चलिए, अलग अलग धातुओं के अलग अलग इलेक्ट्रॉन देने या लेने की प्रवृत्ति होती है, मतलब अलग अलग धातु जो होते हैं आपके ना, अलग अलग इलेक्ट्रॉन देने या लेने की प्रवृत्ति होती है, जिससे उनके इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग होते हैं। आयनों की सांद्रता की बात करेंगे, विलयन में आयनों की सांद्रता में बदलाव से इलेक्ट्रोड विभव प्रभावित होता है।
या नष्ट समीकरण द्वारा दिया जाता है। तापमान की बात करेंगे, तापमान में परिवर्तन से भी इलेक्ट्रोड विभव प्रभावित होता है। जैसे दाब, गैसीय पदार्थों के लिए दाब में परिवर्तन इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित कर सकता है। ठीक, आगे चलेंगे। इसलिए इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति और उसके आयनों पर निर्भर करता है। अभिक्रिया A2B में देखिए, अभिक्रिया की दर अभिकारकों का सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाता है। अभिक्रिया की कोटि है, ठीक है ना, अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगी, 1/2 आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, कैसे निकालेंगे, dx/dt के a की पावर n समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा, और प्रश्नानुसार 2dx/dt के 4a की पावर n। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से बात करेंगे तो 1/2 बराबर 1/4 की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर 1/2 की पावर 2n बराबर 2n बराबर 1 आपका हो जाएगा। अभिक्रिया की कोटि 2 होगी आपकी। I2 यानी कि आयोडीन एवं क्षार के साथ गर्म करने पर कौन आइडोफार्म नहीं बनाता है, तो कौन सा नहीं बनाता है, मेथेनॉल आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल आपका हो जाएगा। आइडोफार्म परीक्षण एक कार्बनिक यौगिक की पहचान करने की प्रयोगशाला परीक्षण विधि है। इस परीक्षण में पदार्थ को आयोडीन और क्षार के साथ गर्म किया जाता है। यदि पदार्थ में मेथिल कीटोन समूह CH3CO- या मेथिल कार्बिनॉल समूह CH3CHOH उपस्थित हो तो पीला आइडोफार्म CHI3 का अवक्षेप बनता है। ठीक है, एसीटोन की बात करेंगे CH3COCH3, इसमें मेथिल कीटोन समूह है, इसलिए यह आइडोफार्म परीक्षण देगा। ठीक है ना, क्या देगा, आइडोफार्म परीक्षण देगा। एथेनॉल की बात करेंगे CH3CH2OH, जिसमें मेथिल कार्बिनॉल समूह है, इसलिए यह भी आइडोफार्म परीक्षण देगा। मेथेनॉल की बात करेंगे CH3OH आपका हो जाएगा, इसमें मेथिल कार्बिनॉल समूह नहीं है, इसलिए यह आइडोफार्म परीक्षण नहीं देगा। एस्टेल्डिहाइड की बात करेंगे CH3CHO, ठीक, यह क्षार की उपस्थिति में एल्डोल संघनन कर सकता है और फिर आइडोफार्म परीक्षण दे सकता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मेथेनॉल आपका हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल भी कहा जाता है। यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो हमारी हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह विटामिन सूर्य के प्रकाश में हमारे शरीर में स्वयं बनता है। अगर विटामिन की बात करें, जो विटामिन आपका सूर्य का प्रकाश जहाँ रहेगा यहाँ स्वयं बनता है, और कुछ खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। ठीक है, अन्य विकल्पों के बारे में देखिए, ध्यान दीजिएगा। थायमीन जो है विटामिन B1 आपका हो जाएगा, यहाँ कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और राइबोफ्लेविन विटामिन B2 की बात करेंगे, यह ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। एस्कॉर्बिक अम्ल की बात करेंगे विटामिन C, यह एक एंटीऑक्सीडेंट है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करता है। एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है। तो बिलियन के स्थिरांक के मान की गणना कीजिए और पदार्थ का अणुभार 342 है, तब क्या होगा। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से। इसमें क्या दे रखा है, विलियन का स्थिरांक केसी की गणना आपको करना है, ठीक है ना, और पदार्थ का अणुभार यम बराबर क्या हो जाएगा, 342 ग्राम प्रति मोल आपका हो जाएगा। और घोल की सांद्रता W बराबर 45 ग्राम प्रति लीटर दे रखी है, और तापमान इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, 293.15 केल्विन आपका हो जाएगा। ठीक, और परासरण दाब P बराबर 3.2 ATM। इस फार्मूले में आप रख दीजिएगा बिलियन का परासरण दाब P बराबर WRT अपान M। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आदर्श गैस निर्देशांक R बराबर MP/WT। तो क्या हो जाएगा, R बराबर 0.082057 लीटर ATM प्रति किलो मोल आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों को उदाहरण द्वारा समझाइए। Mg ठोस Mg2 + 0.01 मोल और Cu2 + 1 × 10⁻⁻1 मोल और Cu ठोस सेल के EMF को ज्ञात कीजिए। E0 Cu की पावर 2 + Cu बराबर 0.31 वोल्ट और E0 Mg की पावर 2 + Mg बराबर -2.37 वोल्ट। ठीक, प्रबल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनों में विघटित हो जाते हैं। इनका विद्युत चालकता उच्च होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका HCl हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपका हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 आपका हो जाएगा। दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनों में विघटित नहीं होते बल्कि आंशिक रूप से विघटित होते हैं। इनकी विद्युत चालकता
प्रबल विद्युत अपघट्यों की तुलना में कम होती है। उदाहरण के लिए जैसे आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा CH3COOH, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और कार्बोनिल अम्ल आपका हो जाएगा H2CO3 आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे E0 Cu की पावर 2 प्लस Cu बराबर 0.31 वोल्ट। EMF E के लिए नर्स समीकरण आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E0 Mg की पावर 2 प्लस Mg माइनस 2.37 वोल्ट। E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 अपान n लॉग Mg की पावर 2 प्लस अपान Cu प्लस। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो Cu2 प्लस बराबर 1 इंटू 10 की पावर -1 मोल बराबर E0 सेल निम्नलिखित समीकरण से प्राप्त होगा। तो Mg की पावर 2 प्लस और यहाँ पर 0.01 मोल आपका हो जाएगा। सॉल्व यहाँ पे देखिए फार्मूला आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए जो प्लस वाला होगा वो एनोड पर आएगा, जो माइनस वाला है वो कैथोड पर आएगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक, इसको रखेंगे, क्या रखेंगे, फार्मूले में 0.31 वोल्ट माइनस 2.37 वोल्ट, इसको सॉल्व करेंगे 2.68 वोल्ट आपका हो जाएगा। नष्ट समीकरण की गणना आपको करना है, तो ध्यान दीजिएगा ये सारे मान को यहाँ पर पुटअप कर दीजिएगा आप। 2.68 वोल्ट माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर 2.7095 वोल्ट आपका हो जाएगा। ये आप देख लीजिएगा, थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इतना तो आपको पता है, आप रख देंगे, लेकिन 0.59 पर लॉग इसका देखिए इसका मान क्या हो जाएगा 0.01, ठीक है ना, 0.01 आपका हो जाएगा। क्यों, देखिए 0.01 बटे 0.1 आपका क्या हो जाएगा, देखिए एक, देखिए क्या हो जाएगा 0.1 आपका बचेगा। अगर ये हटाएंगे दशमलव तो नीचे क्या ऊपर 1 बचेगा, नीचे इसके एवज में 100 आएगा। अगर इसका हम दशमलव हटाएंगे तो इसकी एवज में क्या होगा, ऊपर 10 आएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/10। इसका मान कितना होता है 0.1 आपका होता है। अब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा -1। ये कहाँ से आया, लॉग, इसको ऊपर करेंगे 10 की पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला होता है -1 यानी कि n लॉग, ठीक है ना, आपका यही फार्मूला होता है n इंटू n की पावर n -1, ठीक है ना, ये आपका होता है। तो ये आपका -1 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0295 वोल्ट, और इसको सॉल्व करेंगे 2.7095 वोल्ट आपका हो जाएगा। इस प्रकार सेल का ईएमएफ कितना हो जाएगा 2.71 वोल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनघट्य पदार्थ के 10 ग्राम का 100 ग्राम विलेय में विलेय करने का वाष्प दाब 17.535 mm से घटकर 17.235 mm हो जाता है। तो विलेय का अणुभार आपको निकालना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए राउल्ट का नियम देखेंगे, डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा, P0 माइनस P बराबर NB अपान NA प्लस NB इंटू P0। ठीक है, तो जहाँ पे डेल्टा P क्या है, वाष्प दाब में कमी है, और P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और P क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, और NB क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और NA क्या है, विलायक के मोलों की संख्या आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए P0 क्या है 17.535 Hg, और P क्या है 17.235 Hg, और डेल्टा P क्या है P0 माइनस P आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 0.3 mm Hg आपका हो जाएगा। तो विलेय का द्रव्यमान 10 mg और जल का द्रव्यमान 100 mg, और जल का अणुभार 18 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, विलेय का अणुभार MB है जिसे हम ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, Na बराबर जल का द्रव्यमान बटे जल का अणुभार बराबर 100 ग्राम बटे 18 ग्राम प्रति मोल, यानी कि 5.56 मोल आपका हो जाएगा। जब विलेय मोलों की संख्या NB की गणना करनी है तो NB बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे MB बराबर 10 ग्राम बटे MB ग्राम प्रति मोल। राउल्ट के नियम से विलेय का अणुभार MB की गणना करनी है, तो राउल्ट के नियम अनुसार डेल्टा P बराबर NB अपान NA प्लस NB इंटू P0 आपका क्या हो जाएगा, NA प्लस NB इस अप्रॉक्सीमेट यानी कि डेल्टा P बराबर NB अपान NA इंटू डेल्टा P0। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो MB बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू 17.535 अपान 0.3 इंटू 5.56। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 105.1 ग्राम प्रति मोल आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी विद्युत अपघट्य की चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। सांद्रता परिवर्तन करने पर इन पर क्या प्रभाव होगा समझाइए। ठीक है, चालकता की बात करेंगे, कंडक्टिविटी की बात करेंगे। चालकता क्या होती है, किसी विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह की क्षमता को मापने वाली एक मात्रा है। इसे उस विलयन की
इकाई लंबाई और इकाई क्रॉस सेक्शनल एरिया में उत्पन्न धारा द्वारा परिभाषित किया जाता है। मात्रक की बात करेंगे, एसआई प्रणाली में चालकता का मात्रक साइमन प्रति मीटर होता है। ठीक है। संबंधित कारक चालकता आयनों की संख्या, उसकी गतिशीलता, आयनों के प्रकार और विलयन की प्रकृति पर निर्भर करती है। मोलर चालकता की बात करेंगे तो परिभाषा, मोलर चालकता की विद्युत अपघट्य की एक मोल मात्रा का चालकीय गुणांक है। जब किसी विलयन में घुल जाता है तो मोलर चालकता को निम्नलिखित सूत्र से परिभाषित करते हैं। मोलर चालकता m बराबर K/C आपका हो जाएगा, यानी कि लैम्डा m क्या है, मोलर चालकता है, और कप्पा क्या है, चालकता है, C क्या है, सांद्रता आपकी हो जाएगी। मात्रक की बात करेंगे, एसआई प्रणाली में मोलर चालकता का मात्रक साइमन मीटर वर्ग प्रति मोल आपका होता है। ठीक है ना। सांद्रता में के परिवर्तन पर चालकता और मोलर चालकता का प्रभाव ध्यान दीजिएगा। सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है, जब सांद्रता बढ़ती है तो विद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या प्रति यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाती है, जिससे चालकता बढ़ती है। सांद्रता घटाने पर, जब सांद्रता घटती है तो आयनों की क्या हो जाती है, संख्या प्रति यूनिट वॉल्यूम घट जाती है, जिससे चालकता भी घट जाती है। मोलर चालकता की बात करेंगे, लैम्डा m का प्रभाव सांद्रता बढ़ाने पर, जब सांद्रता बढ़ती है तो आयन आपस में अधिक निकट आ जाते हैं, जिससे आयन की अंतःक्रिया बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक आयन की गतिशीलता घट जाती है और मोलर चालकता कम हो जाती है। सांद्रता घटाने पर, जब सांद्रता घटती है तो आयन आपस में दूर हो जाते हैं, जिससे आयन अंतःक्रिया घट जाती है। परिणाम स्वरूप आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है और मोलर चालकता बढ़ जाती है। समीकरणों को पूर्ण करिए। ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा। NaOH प्लस Br2, जब इसको हम ठंडे में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, या Xe प्लस या XeF6 को प्लस H2O के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। देखिए, संतुलित समीकरण की बात करेंगे, वह समीकरण होता है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के अणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर होती है या द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है। NaOH प्लस Br2 की बात करेंगे, जब ब्रोमीन Br2 को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एक असमानुपात अभिक्रिया होती है, जिसमें ब्रोमीन ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों होता है। संतुलित समीकरण 3Br2 प्लस 6NaOH जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, 5NaBr प्लस NaBrO3 प्लस 3H2 आपका हो जाएगा। अभिक्रिया की बात करेंगे, ब्रोमीन के 2 परमाणु ब्रोमाइड आयन में अपचयित होते हैं और एक परमाणु ब्रोमेट आयन BrO3 माइनस में ऑक्सीकृत होता है। XeF6 प्लस H2O की बात करेंगे तो जेनान हेक्साफ्लोराइड XeF6 एक अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है और जल के साथ अभिक्रिया करके कई उत्पाद बना सकता है। अभिक्रिया की परिस्थितियों के आधार पर उत्पाद बदल सकते हैं। एक संभावित संतुलित समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर XeF6 प्लस 3H2O क्रिया करेगा तो XeO3 प्लस 6HF आपका बन जाएगा। अभिक्रिया जेनान हेक्साफ्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया करके जेनान ट्राईऑक्साइड यानी XeO3 और हाइड्रोजन फ्लोराइड HF बनाता है। ठीक है ना। लेंथेनाइट तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए, इनके 2 प्रमुख उपयोग भी लिखे। लेंथेनाइट तत्वों के उदाहरण समारियम यानी एशियम, नियोडियम Nd आपका हो जाएगा। लेंथेनाइट तत्वों के 2 प्रमुख उपयोग, चुंबकीय सामग्री यानी कि नियोडियम का उपयोग शक्तिशाली स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है, जो मोटरों, हार्ड ड्राइव्स और स्पीकर जैसे उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं। कैटेलिस्ट की बात करेंगे, लेंथेनाइट तत्वों जैसे सेरियम का उपयोग पेट्रोलियम उत्पादों के प्रसंस्करण में कैटेलिस्ट के रूप में किया जाता है। सेरियम ऑक्साइड का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा के लिए ऑटोमोबाइल उत्प्रेरक कन्वर्टर में भी किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त किया जाता है, समीकरण लिखिए और 2 उपयोग भी लिखिए। एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त करने की विधि, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5CN2Cl एनिलीन C6H5NH2 के डाई अजोटाइजेशन, ठीक है, डाई अजोटाइजेशन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में एनिलीन को नाइट्रस अम्ल HNO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्रिया कराई जाती है। तो क्या बनता है, नाइट्रस अम्ल को आमतौर पर सोडियम नाइट्राइट यानी Na2, NaNO2 और HCl के मिश्रण द्वारा इन सीटू उत्पन्न किया जाता है। रासायनिक समीकरण C6H5NH2 NaNO2 प्लस 2HCl क्रिया करके क्या बनेगा, C6H5N2Cl प्लस 2NaCl आपका हो जाएगा। यहाँ एनिलीन C6H5NH2 और सोडियम नाइट्राइट NaNO2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ प्रतिक्रिया करके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl का निर्माण करते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के 2 मुख्य उपयोग,
एजो डाई का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का उपयोग एजो डाई के निर्माण में किया जाता है। जब इसे फिनोल या एनिलीन के साथ प्रतिक्रित किया जाता है तो एजो यौगिक बनते हैं जो विभिन्न रंगों के डाई के रूप में उपयोग किए जाते हैं। सेंडमायर अभिक्रिया की बात करेंगे तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का उपयोग सेंडमेयर अभिक्रिया में किया जाता है, जहां इसे कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड और कॉपर साइनाइड के साथ प्रतिक्रित करके बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन, ब्रोमीन या साइनो समूह में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यह अभिक्रिया बेंजीन के विभिन्न डेरिवेटिव्स को तैयार करने के लिए उपयोगी है। योग बहुलीकरण क्या है, आपको ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, योग बहुलीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें छोटे छोटे एकलकों यानी मोनोमर्स की एक बड़ी संख्या आपस में जुड़कर एक लंबी बहुलक श्रृंखला का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में किसी बायो प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता और एकलकों के दोहरे या तिहरे बंधन टूटकर एकल बंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में सभी एकलक एक जैसे होते हैं और इसका पूरा योग बहुलक के रूप में हो जाता है। योग बहुलीकरण के उदाहरण की बात करेंगे, पॉलीएथिलीन मोनोमर एथिलीन C2H4 आपका हो जाएगा बहुलक पॉलीएथिलीन C2H4X। रासायनिक प्रक्रिया NCH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 का होल N आपका हो जाएगा। एथिलीन के कई अणु आपस में जुड़कर पॉलीएथिलीन बनाते हैं जो प्लास्टिक बैग, बोतलें और अन्य प्लास्टिक सामग्री बनाने में उपयोग होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करेंगे तो मोनोमर विनाइल क्लोराइड यानी C2H3Cl बहुलक पॉलीविनाइल क्लोराइड C2H3Cl का आपका हो जाएगा। रासायनिक प्रक्रिया NCH2 डबल बॉन्ड CHCl क्रिया करेगा, इसका बनाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl का होल N आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, विनाइल क्लोराइड के कई अणु आपस में जुड़कर पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC बनाते हैं जो पाइप, इलेक्ट्रिकल, इंसुलेशन और प्लास्टिक उत्पादों में उपयोग में होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर क्या हो जाएगा 2.54 × 10⁻³ सेकंड की पावर -1 पाया गया। इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए log 2 0.301। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 3/4 आयु 3/4 आपकी गणना करने के लिए पहले आधे का उपयोग करते हुए इसे अभिव्यक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, T½ बराबर क्या होता है 0.693 के बराबर 2.54 × 10⁻³ सेकंड की पावर -1। अर्ध आयु T½ की गणना करनी है। T½ बराबर 0.693 2.54 × 10⁻³ सेकंड की पावर -1। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.693 2.54 × 10⁻³। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 272.83 आपका सेकंड हो जाएगा। 3/4 आयु की गणना करना है आपको। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 3/4 आयु उस समय को दर्शाती है जब 75% अभिकारक उपयोग हो गया हो। हम इसे निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। T4 बराबर क्या हो जाता है log 4/1/k यानी कि log 4 बराबर log 2 की पावर 2 × log 2 2 × 3.301 बराबर 0.602 आपका हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 237 सेकंड आपका हो जाएगा। इस प्रकार प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 3/4 आयु लगभग 237 सेकंड आपकी होगी। IUPAC नाम PT सबसे पहले इसका नामकरण हम लोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय धातु क्या है प्लेटिनम है, इसमें अमोनिया लिगेंड है और ऑक्सीकरण संख्या इसकी 4 होती है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ट्रिस अमोनिया प्लेटिनम 4th आयन आपका हो जाएगा। इसका नाम देखेंगे K2NiCN का होल 4। केंद्रीय धातु निकेल आपका हो जाएगा, लिगेंड आपका साइनाइड हो जाएगा और ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी। क्योंकि 4 साइनाइड लिगेंड एक ऋणात्मक आवेश रखते हैं तो 2 पोटेशियम आयन एक धनात्मक आवेश रखते हैं, इसलिए निकेल पर +2 का आवेश होना चाहिए। तो संयोजकता +4 आपकी होगी क्योंकि निकेल पर 4 लिगेंड जुड़ा है। पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपके हो जाएगा। लिगेंड के नाम के आगे ग्रीक संख्याएं मोनो, डाई, ट्राई आदि लगाकर उनकी संख्या दर्शाई जाती है। केंद्रीय धातु के नाम के बाद रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या दर्शाई जाती है। संयोजकता संख्या को कोष्टक में लिखा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित को परिभाषित करना आपको, संकर आयन को और उप संयोजक संख्या को। संकर आयन की बात करेंगे, एक संकर आयन एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है जो एक या अधिक लिगेंड से घिरा होता है। लिगेंड वे अणु या आयनों होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन यह आमतौर पर एक धातु परमाणु या धातु आयन होता है। लिगेंड की बात करेंगे तो लिगेंड में अमोनिया NH3 क्लोराइड Cl- साइनाइड Cn- और आदि शामिल हो सकते हैं।
उप सहसंयोजक बंध की बात करेंगे। यहाँ एक प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है जिसमें एक परमाणु लिगेंड दोनों इलेक्ट्रॉनों का योगदान करता है जो बंध बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, FeCN का होल 6 पावर 3 माइनस और CuNH3 का होल 4 की पावर 2 प्लस। संकर आयन के दो गुण। संकर आयन अक्सर रंगीन होते हैं और संकर आयन विद्युत का चालन कर सकते हैं। संकर आयन जटिल ज्यामितीय संरचनाएं बना सकते हैं। उप सहसंयोजक संख्या की बात करेंगे। उप सहसंयोजक संख्या किसी संकर आयन में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़े लिगेंड की संख्या होती है। इसे संक्षेप में समन्वय संख्या भी कहते हैं। FeCN का होल 6 की पावर 3 माइनस में फेरस आयन Fe की पावर 3 प्लस यह 6 साइनाइड लिगेंड से जुड़ा है, इसलिए उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है? 6 है। CuNH3 का होल 4 की पावर 2 प्लस में कॉपर आयन Cu की पावर 2 प्लस 4 अमोनिया के लिगेंड से जुड़ा है, इसलिए उप सहसंयोजक संख्या इसकी 4 है। ठीक है, उप सहसंयोजक संख्या का महत्व। उप सहसंयोजक संख्या का संकर आयन की ज्यामितीय संरचना को निर्धारित करती है, संकर आयन के रासायनिक गुणों को भी प्रभावित करती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? एरिल हैलाइड का उदाहरण देते हुए क्रिया विधि को समझाना है आपको। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले क्षेत्र में आक्रमण करता है और उस अणु के एक विशेष परमाणु को प्रतिस्थापित करता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर एरिल हैलाइड, ठीक है ना, जैसे बेंजीन और उनके युग्मों में होती है। एरिल हैलाइड का उदाहरण, बेंजीन में हाइड्रोजन प्रतिस्थापन करता है। उदाहरण C6H6 में ब्रोमीन Br2 के साथ प्रतिस्थापन। प्रारंभिक चरण, ब्रोमीन Br2 को ब्रोमीनाइजिंग एजेंट जैसे फेरिक ब्रोमाइड FeBr3 के साथ मिलाने पर ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन स्नेही Br2 प्लस बनाता है। Br2 प्लस FeBr3 क्रिया करके Br प्लस और FeBr की 4 की पावर -1 आपका बनाता है। एरिल हैलाइड में प्रतिस्थापन, बेंजीन C6H6 पर ब्रोमीन Br प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है तो C6H6 प्लस Br प्लस आपका हो जाएगा C6H5Br H प्लस आपका हो जाएगा। यहाँ ब्रोमीन Br प्लस बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है और बेंजीन हैलाइड बनाता है। C6H6 प्लस Br2 क्रिया करके क्या बनाएगा? C6H5Br प्लस HBr आपका बन जाएगा। समाप्ति चरण की बात करेंगे। अंतिम उत्पाद ब्रोमो बेंजीन और C6H5Br और हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। प्राथमिक एल्कोहल बनाने की दो सामान्य विधियां लिखिए। एथेनॉल से एथेन तथा एथॉक्सी एथेन जैसे प्राप्त करेंगे। एथेनॉल के प्रमुख मुख्य उपयोग भी लिखिए। संबंधित अभिक्रियाओं को भी आपका समीकरण देना है। फिनॉल बनाने की दो विधियां ने लिखिए। इनमें से किस प्रकार की क्रिया करता है? सांद्र HNO3 और ब्रोमीन जल और जिंक आपका हो जाएगा। ठीक है, फिनॉल बनाने की दो विधियां और इसकी अभिक्रियाएं। फिनॉल बनाने की विधियां, फिनॉल एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जिसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। इसे विभिन्न विधियों द्वारा बनाया जा सकता है जिसमें दो प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। क्यूमीन हाइपोपराक्साइड विधि, यह विधि औद्योगिक स्तर पर फिनॉल बनाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। इस विधि में निम्नलिखित चरण शामिल है। बेंजीन को प्रोपीन का संघनन, बेंजीन और किसका संघनन करेंगे? प्रोपीन का संघनन करेंगे। तो बेंजीन और प्रोपीन को एल्यूमिनियम क्लोराइड जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है जिससे क्यूमीन और आइसोप्रोपिल बेंजीन बनता है। क्यूमीन का ऑक्सीकरण, क्यूमीन को वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जाता है जिसे क्यूमीन हाइपोपराक्साइड कहते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोपराक्साइड का विघटन की बात करेंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है जिससे फिनॉल और एसीटोन बनते हैं। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल विधि बात करेंगे। इस विधि में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। बेंजीन का सल्फोनीकरण, बेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है जिससे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। सोडियम सल्फोनेट का निर्माण, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराकर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनाया जाता है। फ्यूजन की बात करेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है जिससे सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। अम्लीकरण, सोडियम फेनॉक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराकर फिनॉल प्राप्त किया जाता है। फिनॉल की अभिक्रियाएं, सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया, फिनॉल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके पिक्रिक अम्ल बनाता है। यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया, तो फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ तुरंत अभिक्रिया करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाता है। यह भी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। जिंक के साथ अभिक्रिया, फिनॉल जिंक के साथ गर्म करके बेंजीन और बेंजीन में अपचयित कर देता है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। बेंजल्डिहाइड को NH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड को NH3 की क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? एसीटोन को HCN से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? टाइलिन को CrO2 Cl2 से ऑक्सीकृत किया जाता है तो क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड को तन उछार के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा,
बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। बेंजल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके कैनिजारो अभिक्रिया देता है। इस अभिक्रिया में एक अणु ऑक्सीकृत होकर बेंजोइक अम्ल बनाता है और दूसरा अणु अपचयित होकर बेंजिल एल्कोहल बनाता है। ध्यान दीजिएगा। 26H5CHO प्लस NaOH क्रिया करके क्या बनाएगा, C6H5COONA प्लस C6H5CH2OH आपका हो जाएगा। फार्मेल्डिहाइड को NH3 से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। फार्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन बनाता है, जिसे यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। 6HCHO प्लस 4NH3 क्रिया करके क्या बनाएगा, CH2 का होल 6N4 प्लस 6H2 आपका। एसीटोन को HCN के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, एसीटोन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करके एक साइनोहाइड्रीन बनाता है। CH3 का होल ट्वाइस CO प्लस HCN क्रिया करके क्या बनाएगा, CH3 का होल ट्वाइस COHCN आपका हो जाएगा। टॉलुइन को CrO2Cl2 से ऑक्सीकृत किया जाता है तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टॉलुइन क्रोमिल क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, टॉलुइन क्रोमिल क्लोराइड यानी CrO2Cl2 से क्रिया करके बेंजल्डिहाइड बनाता है। यह अभिक्रिया एटार्ड अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। C6H5CH3 प्लस CrO2Cl2 क्रिया करके क्या बनाएगा, C6H5CHO प्लस 2HCl प्लस Cr2O2 आपका हो जाएगा। एसिटिल्डिहाइड को तनुछार से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, एसिटिल्डिहाइड तनुछार के साथ अभिक्रिया करके एल्डोल संघनन देता है, जो दो अणु एसिटिल्डिहाइड जोड़कर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाते हैं। 2CH3CHO CH3CHOH CH2CH2 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अथवा कैसे प्राप्त करेंगे, फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, एसिटिल्डिहाइड से क्लोरल और एसीटोन से प्रोपेन टुबाल और फार्मिक अम्ल से एथिल फार्मेट आपका क्या हो जाएगा। देखिए फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। फेनिल साइनाइड को तनु अम्ल जैसे HCl या H2SO4 के साथ उबालने पर क्या बनता है, हाइड्रोलिसिस होकर क्या बनता है, बेंजेमाइड क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, बेंजेमाइड आपका बनता है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। और फिर बेंजेमाइड को तनु अम्ल या क्षार के साथ उबालने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो C6H5CN प्लस 2H2O प्लस HCl आपका हो जाएगा, C6H5CONH2 प्लस NH4Cl आपका हो जाएगा। C6H5CONH2 प्लस H2O से क्रिया करके HCl क्रिया करके क्या बनाएगा, C6H5CONH2 COOH और NH4Cl आपका हो जाएगा। बेंजोइक अम्ल से बेंजीन की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, बेंजोइक अम्लों को सोडा लाइम यानी NaOH प्लस COA के साथ गर्म करने पर डीकार्बोक्सिलीकरण होकर बेंजीन प्राप्त होता है, यानी C6H5COOH प्लस NaOH क्रिया करके COA प्लस C6H6 प्लस Na2CO3 प्लस CO आपका बनता है। एसिटिल्डिहाइड्स के क्लोरल की बात करेंगे, एसिटिल्डिहाइड को क्लोरीन गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरल प्राप्त होता है। तो CH3CHO प्लस 3Cl2 CCl3CHO क्रिया करके 3CHCl आपका बनता है। एसीटोन से प्रोपेन टुबाल की बात करेंगे, एसीटोन को सोडियम बोरोहाइड्रोक्साइड NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड LiAlH4 के साथ अपचयित करने पर प्रोपेन टू ऑल प्राप्त होता है, यानी CH3 का होल ट्वाइस CO प्लस NaBH4 प्लस 2H2O क्रिया करके CH3 का होल ट्वाइस CHOH प्लस Na2 NaB2BO2 प्लस 2H2 आपका बनता है। फार्मिक अम्ल के से एथिल फार्मेट आपकी बात करेंगे, फार्मिक अम्ल को एथेनॉल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, गर्म करने पर एस्टेरीकरण होकर एथिल फार्मेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एथिल फार्मेट प्राप्त होता है। और COOH प्लस CH3CH2OH क्रिया करे क्या बनाएगा, HCOO CH2CH3 प्लस H2O आपका हो जाएगा, ठीक है। HNO3 प्लस H2O HNO3 अथवा H2SO4 की निर्माण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यह कार्बन H2S व आयोडीन से किस प्रकार क्रिया करता है, संबंधित सभी अभिक्रियाओं को समीकरण दीजिए। तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, उनकी अभिक्रियाएं। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन ओस्टवाल विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। अमोनिया का ऑक्सीकरण, अमोनिया को प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु के साथ गर्म किया जाता है, तो जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। 2NH3 प्लस 5/2O2 क्रिया करे क्या बनाएगा, 2NO प्लस 3H2 आपका हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का हाइड्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तन, नाइट्रिक ऑक्साइड वायु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। 2NO
प्लस O2 क्रिया करके 2NO2 आपका हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नाइट्रिक अम्ल के साथ परिवर्तन, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में घोला जाता है जिससे नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनते हैं। नाइट्रस अम्ल अस्थायी होता है और ऑक्सीजन मुक्त करके नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल में विघटित हो जाता है। तो 3NO प्लस H2O क्रिया करके 2HNO3 और NO आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, आपका पात्र है, तो कंसंट्रेट आपका क्या है, H2SO4 है प्लस नाइट्रेट आपका है। ठीक है ना, जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड आपका यहाँ पर मतलब आ जाएगा। ठीक है, और इसे क्या करेंगे, इसे इकट्ठा कर लेंगे हम। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, बर्नर हो जाएगा जिसमें आग लगाते हैं, ट्राइपोड जिस पे आपकी रखा गया है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण की बात करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन संपर्क प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इस विधि में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। गंधक का दहन, सबसे पहले गंधक को वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाया जाता है, यानी S+O2 को जलाकर SO2 बनाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, सल्फर डाइऑक्साइड को वायु में ऑक्सीजन के साथ वेंडियम पेंटाक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है जिससे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो 2SO2 प्लस O2 से क्रिया करके क्या बनाएगा, 2SO3 आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तन, सल्फर ट्राइऑक्साइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है जिससे ओलियम बनता है। ओलियम को जल के साथ मिलाकर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। तो SO3 प्लस H2SO4 क्रिया करके H2H2O7 प्लस H2O प्लस क्या बनेगा, यहाँ पे 2H2SO4 आपका बन जाएगा। ठीक है, HNO3 और H2SO4 की कार्बन H2S और आयोडीन के साथ अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल अभिक्रियाएं आपकी हो जाएंगी। कार्बन सांद्र नाइट्रिक अम्ल कार्बन को ऑक्सीकृत करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। C+4NH3 CO2 प्लस 4NO2 प्लस 2H2 आपका हो जाएगा। H2S की बात करेंगे, नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीकृत करके गंधक बनाता है और 3H2S प्लस 2HNO3 क्रिया करके 3S प्लस 2NO प्लस 4H2 आपका बनाएगा। आयोडीन की बात करेंगे, नाइट्रिक अम्ल आयोडीन को आयोडिक अम्ल यानी HiO3 में ऑक्सीकृत करता है। I2 प्लस 10HNO3 क्रिया कर क्या बनाएगा, 2HiO3 प्लस 10NO2 प्लस 4H2 आपका हो जाएगा। तो ये आप फिगर देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करेंगे, N2 और H2 का 1:3 के अनुपात में क्या मिलाएंगे, इसमें मिश्रण ले जाएंगे, फिर इसको क्या लाएंगे, यहाँ लोहे के चूर्ण में इससे प्रवाहित करेंगे। फिर यहाँ पे क्या होता है, N2H2 की क्रिया होती है, NH3 आपका बनता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, आपका NH3 आपका द्रव अमोनिया इकट्ठा हो जाती है। ठीक है ना, और यहाँ से आपका ध्यान दीजिएगा, ठंडा जल आपका यहाँ से बाहर निकलता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे ठंडा होता है। इस तरीके से आपका सर्कुलेशन चलता रहता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रियाएं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बन को ऑक्सीकृत करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। C+2H2SO4 CO2 प्लस 2SO2 प्लस 2H2O। H2S की बात करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन सल्फाइड को गंधक में अपचयित होकर स्वयं सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। H2S प्लस H2SO4 क्रिया करके क्या बनाएगा, S प्लस SO2 प्लस 2H2 आपका हो जाएगा। आयोडीन की बात करेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल आयोडीन को आयोडीन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है, यानी I2 प्लस 2H2SO4 क्रिया करके क्या बनाएगा, I2O5 प्लस SO2 प्लस 2H2 आपका हो जाएगा। ग्लूकोज में डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CHO का 5 OH समूह की उपस्थिति में पुष्टि अभिक्रियाओं के समीकरण द्वारा कीजिए। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के रासायनिक परीक्षण भी आपको लिखना है। प्रोटीन क्या है, इसके मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखिए। प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है, आपको समझाना है। प्रोटीन एक जैविक यौगिक है जो अमीनो एसिडों के लंबे श्रृंखलाओं से बना होता है। ये अमीनो एसिड बंधकों के माध्यम से जुड़े होते हैं और प्रोटीन की संरचना और कार्य को निर्धारित करते हैं। प्रोटीन जीवन के सभी जीवित अंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के निर्माण में समस्त मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन के मुख्य स्रोत, पशुवृत्ति स्रोत, मांस जैसे चिकन, बीफ, मटन, मछली, अंडे, दूध और डेयरी उत्पाद जैसे पनीर, दही आपका। वनस्पति स्रोत, दालें जैसे मसूर, चने और राजमा। सोया उत्पाद जैसे टोफू, सोया दूध। नट्स और बीज की बात करें जैसे बादाम, मूंगफली, चिया बीज। अनाज जैसे क्यूनोआ, ओट्स आपकी हो जाएंगे। मानव शरीर के लिए प्रोटीन की उपयोगिता, ऊतकों और अंगों का निर्माण और मरम्मत। प्रोटीन शरीर के अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। ये पेशियों, हड्डियों, त्वचा और अन्य संरचनात्मक तत्वों का हिस्सा होते हैं। एंजाइमों का निर्माण, प्रोटीन एंजाइमों के रूप में कार्य करते हैं जो शरीर की रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेजी से पूरा करते हैं। एंजाइमों का बिना प्रोटीन से के सही ढंग से कार्य करना संभव नहीं है। हार्मोन उत्पादन की बात करें, कई हार्मोन जैसे इंसुलिन और थायरॉक्सिन
प्रोटीन से बने होते हैं और शरीर के विभिन्न प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन प्रोटीन एंटीबॉडीज के रूप में कार्य करते हैं जो शरीर को विभिन्न संक्रमणों और बीमारियों के लड़ने में मदद करते हैं। ऊर्जा के स्रोत की बात करेंगे। यदि शरीर को अन्य ऊर्जा स्रोतों की कमी हो जाती है तो प्रोटीन ऊर्जा के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। प्रोटीन के विकृतीकरण के तात्पर्य प्रोटीन का विकृतीकरण से तात्पर्य है कि प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन होना जिससे उसकी सामान्य कार्यप्रणाली में व्यवधान आता है। यह प्रक्रिया प्रोटीन के 3 आयामी संरचना को बदल देती है और इस प्रकार प्रोटीन के जैविक कार्यों में बदलाव आता है। ठीक है ना। तो प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण की बात करेंगे। तापमान, उच्च तापमान प्रोटीन की संरचना को मोड़ सकता है। उदाहरण के लिए अंडे का सफ़ेद भाग पकाने पर ठोस हो जाता है। पीएच परिवर्तन, अत्यधिक अम्लीय तथा क्षारीय पीएच प्रोटीन की संरचना को प्रभावित कर सकता है। अथवा यांत्रिक बल, बहुत अधिक मिक्सिंग का शेकिंग से प्रोटीन विकृति हो सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।